हमने पीछे की क्लास में 7 मूल राशि के बारे में पढ़ा था और उनके मात्रक के बारे में भी पढ़ा था कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो ये जो मात्रक हमने बनाए हैं तो ये कहीं ना कहीं से तो बनाए होंगे, किसी ना किसी तरीके से तो बनाए होंगे कि भाई हम 1 मीटर इतने लंबे साइज को 1 मीटर बोला करेंगे। हमने भी जैसे अपने मात्रक बना रखे थे, इंडिया में अपने मात्रक बना रखे थे लंबाई को नापने का, 1 बिलान, 2 बिलान, 4 बिलान। तो वो मैंने बता दिया था आपको कि वे सर्वमान्य क्यों नहीं होते, क्योंकि किसी का बिलान लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में मात्रक एक जैसे हो, वे कभी ना बदले। उन मात्रकों की खासियत मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो 1 मीटर है, इतना बड़ा साइज ये कैसे बनाया। ठीक है, तो जब हम इस साइज को तय कर रहे थे तो हमारे दिमाग में बहुत तरह की बातें आई होगी। किसी ने ये भी कहा होगा कि देखो ये इतना बड़ा साइज है, ये इतना बड़ा साइज है और ये निशान लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम 1 मीटर बोला करेंगे और इसके बराबर एक लट्ठा काट करके हम अपने ऑफिस में रख लेते हैं, उसको हम 1 मीटर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है, क्योंकि आपने लकड़ी का लट्ठा लिया है, वो लकड़ी का लट्ठा जब बरसात आएगी, सर्दी आएगी तो वो फैल जाएगा, गर्मी आएगी तो वो सिकुड़ जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा उसका, तो फिर वो सर्वमान्य कहा रहा, तो उसकी कभी लंबाई बढ़ जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिन होने के बाद वो लकड़ी का लट्ठा आपका डैमेज भी हो सकता है, तो वो सर्वमान्य नहीं रहता। तो फिर किसी ने कहा ठीक है, हम लकड़ी का नहीं लेते, हम लोहे का बना लेते हैं। तो लोहे का बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में ये ऑब्जेक्शन उठने लगे कि अगर आपने लोहे का इतना बड़ा साइज को 1 मीटर मान लिया और उसको अपने ऑफिस में रख लिया, तो ऑफिस में वो 4, 5, 6 साल बाद रहने के बाद उस पर जर आ जाएगा, रस्ट आ जाएगा और उसके सिरे छोटे हो जाएंगे, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो वो भी 1 मीटर सर्वमान्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो समय के साथ बदल सकता है, डैमेज हो सकता है वो। ठीक है, तो वो भी नहीं हुआ। तो फिर हमें 1 मीटर तो बनाना था और 1 मीटर ऐसा बनाना था कि वो कभी भी ना बदले। तो फिर कि और भी बहुत सारे लोगों ने तर्क दिए होंगे अपने अपने कि हम गोल्ड का बना लेते हैं। गोल्ड का भी नहीं बन पाया, उसमें भी कुछ ना कुछ आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी आ गई थी। तो फिर ना हमारे माइंड में ये आया कि हम इस प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने प्रकृति की एक ऐसी चीज को पकड़ा कि जो कहीं पर भी नहीं बदलता, वो बदलता ही नहीं है, और उसको कहते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कहीं पर भी नहीं बदलती। वो धरती पे भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, मंगल पे भी उतनी ही चाल से चलता है, चांद पे भी उतनी ही चाल से चलता है। तो सबसे अच्छा तरीका हमारा प्रकाश की चाल को लेकर के रहा कि प्रकाश की चाल को बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि तुम चल करके दिखाओ। 1 सेकंड के 30 करोड़वें भाग, 1 सेकंड के 30 करोड़वें भाग, बहुत छोटा सा समय है ये 1 सेकंड है। 1 सेकंड का आधा करूंगा तो ये कितना हो गया, आधा सेकंड। इसके 3 भाग करूंगा तो 3 लगा दूंगा मैं नीचे, यहां पर अगर मैं इसके नीचे 4 कर दूंगा तो ये 1 सेकंड का 4वां भाग हो जाएगा। अब मुझे करना है 1 सेकंड का 30 करोड़ भाग। कितना छोटा सा समय होगा, सोचो, पता भी नहीं चलेगा इस समय का। तो 1 सेकंड के 30 करोड़वें भाग में प्रकाश जितनी दूरी तय करके दिखा देगा, हमने उसी को 1 मीटर डिक्लेयर कर दिया। ये हमसे सबसे बढ़िया रहा, क्योंकि प्रकाश की चाल तो बदलती ही नहीं और इसको कभी भी बनाया जा सकता है। मंगल पर जाकर बना लीजिए, चांद पे बैठ के बना लीजिए, अर्थ पे बैठ करके बना लीजिए। तो हमने 1 मीटर की डेफिनेशन यहां से उठाई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश 1 सेकंड के, ये लगभग आपका 30 करोड़ है। आप इसको पढ़ लेना कितना लिखा हुआ है ये नंबर। वैसे याद करना चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज इसको राउंड फिगर में हम 30 करोड़ बोलेंगे कि 1 सेकंड के 30 करोड़वें भाग में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 मीटर कहते हैं। अब ये नहीं बदलने वाला भाई पूरी दुनिया में। हमने उतने साइज का, फिर हमने अपने लोहे की छड़ बना ली या सोने की छड़ बना लीजिए और पूरी दुनिया को बांट दिया, लो जी ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इतना बड़ा 1 मीटर। अब जब जरूरत पड़ेगी हमारा मीटर खो जाएगा, फिर दोबारा से प्रकाश को कहेंगे आ भाई प्रकाश चल के दिखा 30 करोड़ के भाग में, फिर बना देंगे हम 1 मीटर। तो ये हमारा सबसे अच्छा लंबाई का मात्रक रहा, यानी कि मीटर, 1 मीटर कितने को कहते हैं। तो ये साइज यहां से बनाया आपने, ठीक। ऐसे ही अब द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, 1 kg।
देखो हम 1 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास 1 किलोग्राम होगा तो आप 2 किलोग्राम भी कर सकते हो, 3 किलोग्राम भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। तो इसलिए 1 की डेफिनेशन बनानी बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास 1 ही नहीं होगा तो आप 2 किलो कहां से लाओगे। अगर आपके पास 1 है तब आप 10 किलो वेट भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 100 भी, 1000 भी, 1000 कितना भी कर सकते हो। तो इसलिए 1 की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब आप 1 केजी जानते हो, आपने देखा ही है 1 किलो का बाट कितना होता है। तो 1 किलो द्रव्यमान, 1 किलो द्रव्यमान किसको बोलेंगे हम। तो यहाँ पर 1 किलो द्रव्यमान, जब ये जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया 1971 में एक समिति हुई थी। उस समिति में ये सब बातें चल रही है, उसी समिति की बातें है, वहीं पर ये डेफिनेशन बन रही है। मैं सिर्फ आपको वहां की बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो किसी ने कहा होगा, देखो जी मेरे पास ये पत्थर का टुकड़ा रखा है, इसको 1 किलोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं। मेरे पास एक ईंट का टुकड़ा रखा है, उसको 1 किलोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कहा होगा। तो वहां पर एक हमारे पास रखा था प्लेटिनियम इरिडियम का एक टुकड़ा, बेलनाकार टुकड़ा था, गोल पाइप का टुकड़ा, क्योंकि प्लेटिनियम इरिडियम पर जर नहीं लगता, अच्छा होता है वो। तो हमारे पास वो एक टुकड़ा रखा था। किसी ने कहा उठा करके, देखो ये रहा प्लेटिनियम इरिडियम, और इसको ही हम 1 केजी मान लेते हैं, इसी को डिक्लेयर कर देते हैं, इस पे जर भी नहीं लगेगा कभी भी। तो उस टाइम में जो डेफिनेशन बनी 1 केजी की, वो प्लेटिनियम इरिडियम के द्रव्यमान से बनी। जो उस वक्त वहां पर टुकड़ा रखा था उसी को हमने 1 केजी डिक्लेयर कर दिया। लो जी यही इसी को 1 केजी कहेंगे, और पूरी दुनिया वालों को बता दो, यहीं से सैंपल लेकर के चले जाएंगे, इसकी बराबर का वेट कर लो और सबको बता दो ये 1 केजी 1 केजी 1 केजी 1 केजी। ठीक, तो पेरिस में रखा हुआ है ये जो प्लेटिनियम इरिडियम का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा जो कि 1 केजी का है, वो कहाँ रखा है, पेरिस के एक गांव में है, सेवरिस। पेरिस के निकट सेवरिस में स्थित, कहां पर, अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो, जहां पर वो असेंबली हुई थी, वो समिति बनी थी, उस जगह का नाम है अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो में रखे प्लेटिनियम इरिडियम से बने बेलन का द्रव्यमान 1 केजी कहा गया। ठीक है, ये हमारा 1 केजी डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही समय की डेफिनेशन बनाई हमने कि समय क्या होता है, 1 सेकंड कहां से आया ये 1 सेकंड। तो 1 सेकंड की भी डेफिनेशन बनाते समय बहुत सारे हमारे माइंड में बातें चली होगी। और सबसे पुरानी डेफिनेशन हमने समय की बना रखी थी कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में। उसके हमने समय की डेफिनेशन बना रखी थी। हमने समय की सबसे पुरानी डेफिनेशन बना रखी थी कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। उस चक्कर के 24 हिस्से कर लीजिए, उसको हम 24 घंटे बोला करेंगे। फिर हमने घंटे के 60 हिस्से करे, उसको हमने 1 घंटा कहा। 1 घंटे के 60 हिस्से करे, उसको हमने मिनट कहा। फिर हमने 1 मिनट के 60 हिस्से करे, उसको हमने 60 सेकंड कहा। अब 60 सेकंड के भी 60 हिस्से करे, हमने उसको 1 सेकंड कहा। वो हमारी 1 सेकंड की डेफिनेशन थी। ये सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने से आई। लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी पृथ्वी चक्कर जल्दी लगा लेती है, कभी देर से लगा लेती है। तो ये डेफिनेशन सर्वमान्य नहीं हो सकती, क्योंकि समय की बहुत कीमती होता है, समय बहुत कीमती होता है। अगर 0.011 सेकंड का भी एरर हो जाता है ना, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए समय में जरा सा भी एरर नहीं होना चाहिए, 0.1 सेकंड का भी एरर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए मंगल तक की स्टडी करते हैं, और यहाँ से जब हम सिग्नल भेजते हैं ना, तो तुरंत वो एग्जैक्टली अगर यहाँ से सिग्नल हमारा 1 सेकंड से निकला है ना, तो वहां पर भी वो 1 सेकंड में पहुंच जाना चाहिए। वहां पहुंचने में उसे समय ना लगे। अगर समय में एरर आ जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पता चला हम बोल रहे हैं अब, और जो मंगल पे बैठा है उसको सुनाई दे रही है, उसको आवाज आ रही है कल, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समय बहुत कीमती होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत प्योर होनी चाहिए हमारी डेफिनेशन। तो हमने प्योर कैसे करी इसकी डेफिनेशन? तो हमने कहा देखो, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है। वैसे ये इतनी होती है। अब इसको लिख लीजिए। अब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 3 × 10⁸ लगभग इतनी पढ़ते हैं ना, इसे 3 × 8। तो हमने कहा कि प्रकाश जब 30 करोड़ मीटर दूर चला जाएगा, और 30 करोड़ मीटर दूर जाने में जितना समय लगेगा उसको हम 1 सेकंड कहेंगे।
तो प्रकाश समय की डेफिनेशन क्या बनी? प्रकाश 30 करोड़ मीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, प्रकाश द्वारा 30 करोड़ मीटर दूरी तय करने में लिया गया समय को ही 1 सेकंड कहते हैं। और प्रकाश की चाल कहीं पे नहीं बदलती, इसलिए उससे लिया गया समय की माप, समय भी नहीं बदलेगा, उसमें भी बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा। ये रहा हमारा ओ। हाँ, ये डेफिनेशन भी आपकी ठीक है जो अभी मैंने बताई है, लेकिन मैंने अपने यहाँ पर डेफिनेशन, जो समय की डेफिनेशन है वो दूसरे तरीके से लिखी है। जो मैंने पहले बताई है वो भी ठीक है। जो हमारी जनरल असेंबली हुई थी 1971 में, उस समय की डेफिनेशन हमारी ये है। बाद में हमने डेफिनेशन अपनी और भी बना ली, जैसे ये है आपका 1 किलो का, अब मैंने बताया 1 kg जिसको कहते हैं कि प्लेटिनियम इरिडियम का जो भी मास होता है उसी को हम 1 kg कहते हैं। अब हम अपने व्यवहार में 1 किलो किसे कहते हैं? पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, 4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर किया, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी भर लीजिए, जितना भी उस 1 लीटर का द्रव्यमान होगा उसी को हम 1 kg कहते हैं। ये हमारी आजकल की डेफिनेशन है। तो ऐसे ही मैंने आजकल की डेफिनेशन समय की बता दी। अब समय की डेफिनेशन हमारी दूसरी है जो कि उस समय लिखी गई थी। ये डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही एक सीजियम है, सीजियम। और कौन सा सीजियम? सीजियम वो जिसका एटॉमिक मास कितना है? 133, जिसका परमाणु भार 133 है। तो हम जानते हैं, हालांकि हम क्लास 12 में भी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे कि जो परमाणु होता है, परमाणु के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हमने इसे जाकर के टच किया यानी कि इसको एनर्जी दी, इसको छेड़ा, तो ये अपनी साम्य अवस्था से इधर चला जाता है, फिर इधर आता है। जैसे ये चौक है, इसको मैं ऐसे टच करूंगा तो ये ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगी, है ना। ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि कंपन शुरू कर देगी। तो जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे एनर्जी दी, इसे धक्का दिया, तो ये भी ना ऐसे हिलना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर देता है सीजियम का परमाणु, ठीक है। और जब ये सीजियम का परमाणु ऐसे हिलता है तो इसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकल करके आती है। एनर्जी बाहर निकल करके क्यों आएगी? क्योंकि मैंने इसको एनर्जी दी है। आगे जाकर के हम मॉडल्स में पढ़ेंगे, जो एटॉमिक मॉडल्स थे, बोहर्स का मॉडल, नील बोहर्स का मॉडल, वह बताता है कि जब हम परमाणु को एनर्जी देते हैं तो वो हिलता है और हिलने के साथ साथ बाहर एनर्जी को फेंक देता है। तो ये जब हिलेगा, ऐसे हिलेगा, तो ये एनर्जी निकालेगा ऐसे। अब ये एनर्जी ऐसे निकालता है वाइब्रेशन की फॉर्म में, तो ये भी एनर्जी ऐसे करती हुई जाती है। तो इस एनर्जी की, ये प्रकाश जो है, एनर्जी बोल दीजिए इसे, प्रकाश बोल दीजिए या विकिरण बोल दीजिए, तो ये जो विकिरण बाहर निकल के जा रहा है, इस विकिरण की आवृत्ति यानी कि कंपन करने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? इतने कंपन कर देना चाहिए। कितने कंपन है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, लगभग 9 अरब, 9 अरब कंपन कर देना चाहिए। जब हमने इसको हिट किया तो जितने समय में ये 9 अरब ऐसे हो जाएगा, 9 अरब कंपन करने में जितना इसे समय लगेगा, उसी समय को हमने 1 सेकंड कहा। अब देख लीजिए 1 सेकंड में कितने कंपन करता है। हर चीज कंपन करती है, इस चौक के अंदर जो पार्टिकल वे भी कंपन कर रही है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैंने चैप्टर नंबर 1 में यही बताया है कि 2 दुनिया होती है, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। एक छोटे लेवल पर जो कि हमको आंखों से नहीं दिखती, एक बड़े लेवल पर होती है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये वहां की बात हो रही है, छोटी दुनिया की बात हो रही है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो सीजियम परमाणु, जो सीजियम 133 है, उसके परमाणु अगर 9 अरब कंपन करता है और उससे जो लाइट निकलती है, यानी तो सीजियम परमाणु, जो सीजियम परमाणु है, सीजियम परमाणु 9 अरब कंपन करने में जितना समय लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 सेकंड कहते हैं। जितने समय में सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, उत्सर्जित जो प्रकाश होगा ये वाला, उत्सर्जित प्रकाश के इतने कंपन होते हैं, उसी समय को हमने 1 सेकंड डिक्लेयर किया। तो ये 1 सेकंड की डेफिनेशन हमने यहां से बनाई। ऐसे ही अब आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, करंट आपने सबने देखी है, दिखती तो नहीं है लेकिन उसके इफेक्ट तो दिखते हैं हमें। जब हम उस करंट को बल्ब के अंदर भेजते हैं तो वो प्रकाश पैदा करती है। उसी करंट को जब हम हीटर के अंदर भेजते हैं तो हीटर को वो गर्म कर देती है।
यानी कि करंट अपने अलग अलग प्रभाव दिखाती है। प्रेस में भेजेंगे, प्रेस को गर्म कर देंगे, पंखे में भेजेंगे तो पंखे को घुमा करके दिखा देगी, बल्ब में भेजेंगे तो बल्ब को चमका करके दिखा देगी। ऐसे ही एक सीधे तार में भेजेंगे या मुड़े हुए तार में भेजेंगे तो उसके चारों तरफ वो चुंबकीय क्षेत्र बना देगी। ये हमने क्लास 10th में भी स्टडी किया है। तो जब विद्युत धारा को किसी तार के अंदर भेजा जाता है तो वो अलग अलग तरह के प्रभाव दिखा सकती है और हम किसी भी प्रभाव को लेकर के अपनी करंट की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हमने उनमें से सबसे अच्छा जो प्रभाव पकड़ा, और जो कि मैंने नहीं पकड़ा बल्कि वो एम्पियर साइंटिस्ट ने पकड़ा। एम्पियर ने बताया कि अगर आप दो समांतर सीधे धारावाही चालक तार लेते हो, दो समांतर, ये आपने दो तार लिए, एक तार ये लिया और एक तार ये लिया, इसमें आपने इसमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, और ये दोनों आपने 1 मीटर के लेने हैं। ये भी 1 मीटर लंबाई का है, ये भी 1 मीटर की लंबाई का है, और ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर ही रखने हैं। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई, दोनों तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। तो एम्पियर ने यह बताया था कि जब इन दोनों तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रभाव दिखाती है कई तरह के, अभी बताया मैंने। तो विद्युत धारा इस पर बल लगाती है, ये वाला तार इस पर बल लगाएगा, ये वाला तार इस पर बल लगाएगा, और ये ऐसे बल लगाएगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तब एम्पियर ने यह कहा कि जब ये दोनों तार एक दूसरे पर इतना बल लगाना शुरू कर देंगे 2 × 10⁻⁷, तो समझ जाइए इसमें विद्युत धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर बह रही है। ये 1 एम्पियर कैसे कैलकुलेट किया, इसको हम अच्छे से क्लास 12 पे स्टडी करेंगे कि 2 × 10⁻⁷ कैसे आया, वो वहीं पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमको ये जानना है कि 1 एम्पियर क्या होता है। जब दो समांतर सीधे धारावाही चालक तार जिनकी लंबाई एकांक है, 1 मीटर है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराई और दोनों के बीच में इतना बल लगा 2 × 10⁻⁷ उन दोनों तारों में पहले वाली विद्युत धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। जब एकांक लंबाई वाले दो समांतर धारावाही मतलब जिनकी जा रही है ये तार धारावाही तार पर एकांक दूरी पर स्थित हो और तारों के बीच लग रहा हो, विद्युत धारा